बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमार तुफ़ैल है और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। फिर उससे आगे हम मूव करेंगे डिफरेंट अदर टेक्निक्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। आपको पता है कि इंसानी आंख ने काफ़ी कुछ सीखा है नेचर से। मिसाल के तौर पे जब इंसान ने पहले उड़ना सीखा तो उसने तशबीह दी उड़ने को परिंदों से, जहाज बना डाला। इसी तरह काफी कुछ और इंसान ने बनाया नेचर के साथ। एक और इसकी मिसाल हम ऐसे ही लेते हैं, जैसे टरबाइन। अगर विंड टरबाइन का किसी को पता है तो वो भी मेल वेल मछली के पंख से उसकी जो है वो डायरेक्शन ली गई है। अगर बम्बल बीज या डिफरेंट किस्म की बीज को देखा जाए तो हेलीकॉप्टर्स जो हैं बेसिकली उससे डिजाइन किए गए हैं। एंड देयर आर मेनी मेनी थिंग्स आउट देयर जो इंसानी आंख ने नेचर से बना के आगे लेके चले हैं। अब विंड टरबाइंस के अलावा देर आर मैनी थिंग्स, प्लेन्स के अलावा देर आर मैनी थिंग्स जो इंसान ने नेचर के साथ तशबीह दे के काम स्टार्ट किया। जैसे दरख्त थे पहले, और अगर पिछले दौर में चलें तो जब लोगों के पास मतलब बहुत बेसिक पे चलें तो सारी बात है कंक्रीट और सीमेंट और ये सारा कुछ नहीं था। तो लोगों ने देखा कि काफ़ी परिंदे जो हैं वो दरख्तों के नीचे या गारों में जाके अपना सर्वाइवल जो है वो तलाश करते हैं। तो इंसान ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया कि अपनी गार बाहर ही बनाई जाए। इसी तरीके से जब डीप न्यूरल नेटवर्क की बात आती है तो इंसानों ने बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन न्यूरल नेटवर्क की इंसानी दिमाग से ली। दिमाग का एक बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन्स, और कुछ साइंटिस्ट इससे जो है वो एग्री नहीं भी करते। जारी बात है, साइंस के अंदर अगर आपको पता है तो कुछ लोग एक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, दूसरे कहते हैं कि ऐसा ही है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अपने अपने दलाइल पेश किए जाएं। तो दलाइल ये पेश हुए कि इंसानी न्यूरॉन वैसे ही काम करता है जैसे हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर। और जारी बात है जिसने ये बनाया उसने भी इसी चीज को तशबीह दी। अब इसकी अगर बेसिक एग्जांपल देखी जाए, अगर न्यूरल नेटवर्क की हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये न्यूरॉन के साथ कैसे मैच करती है। मैं थोड़ी सी बायोलॉजी यहाँ पे आपको इस वजह से बताऊंगा ताकि आपको समझ आए, और अगर आप फ्यूचर के अंदर कभी न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन किसी को समझाना चाहें तो आपको समझ आए। जैसे यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन की राइट साइड पे देख सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरीके से होता है। हमारे पास सिंपल न्यूरल नेटवर्क होता है, इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, एंड देन आउटपुट लेयर है, राइट। इनपुट लेयर का मतलब है कि यहां पे हमारे फीचर्स स्टार्ट होते हैं, यहां से हमारे फीचर्स चलते हैं। आउटपुट लेयर का मुराद है कि यहां से हमें आउटपुट मिलती है। यही चीज अगर इंसान के न्यूरॉन्स में देखी जाए, जो यहां पे हैं, ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट जो है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं दिमाग के अंदर, यहां पे, ठीक है। और एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, ये आउटपुट भेजते हैं। तो हमेशा आपके जिस्म के अंदर अगर डेंड्राइट है ना, वो बेसिकली आपकी सारी इंफॉर्मेशन को जिस्म में भेजते हैं कि यहां पे जिस्म के हिस्से में दर्द हो रही है, ठीक है। तो उसके बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो डिफरेंट किस्म की शीट्स और डिफरेंट किस्म के नोड्स और श्वान सेल्स वगैरह की बेस पे हो रही है। मैं उस बायोलॉजी में नहीं जा रहा। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करें, देन यू कैन सी कि जो डेंड्राइट है, यानी कि ये डेंड्राइट पीछे से भी जुड़े होते हैं। यहाँ पे डेंड्राइट जो हैं वो न्यूरॉन की मेन इनपुट को कैप्चर करते हैं, और एक्सॉन जो हैं इसकी आउटपुट को बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये न्यूरल नेटवर्क आपको दिखाऊं तो आपको आसानी के साथ पता चल सकता है कि किस तरीके से हमारे पास इनपुट आती है और आउटपुट बनती है। अब हर एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये होता है एक न्यूरॉन। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि हमें नजर आ जाए। ये हमारे पास होता है एक न्यूरॉन, ऐसे ही है। ये तीन लेयर्स होती हैं, हिडन, आउटपुट एंड इनपुट लेयर। अब इस न्यूरॉन के अंदर क्या चल रहा है हम उसको पहले पढ़ते हैं। एक न्यूरॉन के अंदर क्या चल रहा होता है। जब भी हमारे पास कोई एक न्यूरॉन आता है तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके से चीजें अमल कर रही होती हैं। कोई इनपुट आती है, ठीक है, और फिर इसमें से कोई आउटपुट जाती है हर एक न्यूरॉन से। इनपुट लेयर के अंदर जो हमारा न्यूरॉन है वो फीचर्स हैं हमारे, हमने फीचर्स फीड कर दिए न्यूरल नेटवर्क के।
x1 x2 x3, और यहां से एक लाइन निकली दिस वन, जो हिडन लेयर के न्यूरॉन के तरफ चली गई। ठीक है ये भी न्यूरॉन, इसका भी मकसद इंफॉर्मेशन लेके आउटपुट देना है। इनपुट के न्यूरॉन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, ये हम इसके अंदर एक कनेक्शन डेवलप करके हिडन लेयर को दे रहे हैं। अब फीचर जो है ये यहां पे इस कनेक्शन में वेट्स को मल्टीप्लाई करेगा फीचर्स के साथ, मतलब हर फीचर का वेट अलग, और इसको जमा करने के बाद यहां पे हमारे पास बाइस ऐड कर देगा। यानी कि इस कनेक्शन के अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है, सेम हियर, इस कनेक्शन के अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है वो कोई भी कैलकुलेशन हो रही है और वो कुछ आउटपुट इस हिडन लेयर को दे रही है। फिर हिडन लेयर के बाद एक और कनेक्शन है और वो इसी तरीके से कुछ कैलकुलेशन यहां पे चल रही है और वो आउटपुट दे रहे हैं एंड वाली लेयर को। अब अगर एंड वाली लेयर आपके पास आउटपुट की लेयर है, ये आपको कुछ प्रेडिक्शन दे रही है, सो दैट्स अगेन वर्किंग एज अ न्यूरॉन इन आवर बॉडी। ठीक है, जो ब्रेन के न्यूरॉन होते हैं। सिंपल ये कि इनपुट लेनी है और न्यूरॉन ने आपको आउटपुट देनी है। अब न्यूरॉन के अंदर जो कैलकुलेशंस होती है वो भी हम बारी बारी देखते हैं कि किस किस्म की कैलकुलेशंस होती है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी न्यूरॉन इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। कैलकुलेशंस क्या होती हैं वो हम देखेंगे। इस दायरे को हम न्यूरॉन बोलते हैं, इसको हम कनेक्शन बोलते हैं, कनेक्शन लाइन जो चल रही होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। ठीक है, मतलब एक न्यूरॉन से जब आप दूसरे न्यूरॉन पे जाते हैं तो वहां पे जो दरमियान में कनेक्शन है उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन हो रही होती है, किसी भी किस्म की कैलकुलेशन है वो हो रही होती है। अब डेंड्रॉइड इस तरीके से काम करते हैं, जो आपने इनपुट सिग्नल दिया वो करंट की फॉर्म में एक्सॉन में जाएगा। एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपने, अगर मैं ये सारी जो भी मैंने लिखा है इसको पहले मिटा दूं, आपके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन गई है कि आपको चोट लगी है पांव पे। ठीक है, तो दिमाग में न्यूरॉन्स ने सिग्नल भेजना है कि कितनी चोट लगी है, उस हिसाब के आपको दर्द होगा। इसी तरीके से हमारे पास यहां पे अगर हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं कैट और डॉग के अंदर, बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं अपने डेटा की, मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं। या आप टाइटैनिक के डेटा को ले लें, सर्वाइव्ड वर्सेस नॉन सर्वाइव्ड। ठीक है, 0 या 1। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है ना, यहां से आपने डेटा दिया और यहां पे क्लासिफिकेशन हो रही है। अब अगर इस न्यूरॉन के थ्रू, ये जो कनेक्शन है, इस न्यूरॉन के थ्रू अगर करंट यहां पे ज्यादा आता है तो ये 0 होगा। अगर इस न्यूरॉन के थ्रू यहां पे करंट जो है वो ज्यादा आता है बनिस्बत 0 के, तो वो 1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे कनेक्शंस मिलके आपको कुछ कैलकुलेशन करके एक करंट का फ्लो बताते हैं। वो करंट क्या है, वो हमारे पास इनपुट फीचर्स का कैलकुलेट करके उनकी जो भी कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल वेट्स, बाइसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी चीजें आ जाती हैं। हमने ट्रेडिशनल एल्गोरिथम में देखा है कि डिफरेंट फीचर्स मिलके कोई क्लास बना रहे थे। ठीक है, जैसे हमने मिसाल दी कि बच्चा है 6 माह से कम है तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो सर्वाइव्ड हो गया, यस, यानी कि इस साइड पे करंट उसका ज्यादा आएगा। यानी कि वो वाले फीचर्स जिसमें एज काउंट हो रही है वो हमें ये वाली चीज को लाइटन अप कर देंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट वी विल सी इन अ मिनट इन डिटेल कि ये और किस तरीके से हमें हेल्प आउट करता है और वेट्स एंड बाइसेस क्या होते हैं। उससे पहले, अब इनपुट लेयर का आपको पता लग गया, इनपुट लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो। ये न्यूरॉन्स ऐसे तो नहीं ना मुंह उठा के मैंने यहां पे लिख देने 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनपुट लेयर जो होती है, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, आप लिख सकते हैं। इनपुट लेयर किसी भी न्यूरल नेटवर्क की, हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सबसे बेसिक न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम न्यूरल नेटवर्क कहेंगे तो इट बिलोंग्स टू ह्यूमन ब्रेन। समझ लगी बात की, इस वजह से इसे आर्टिफिशियल लोग बोलने लगते हैं। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर इनपुट लेयर सबसे प्राइमरी लेयर ऑफ न्यूरॉन्स होती है, और ये पूरा नेटवर्क एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही है बेसिकली। ठीक है, इस इनपुट लेयर के अंदर न्यूरॉन्स उतने होंगे जितने आपके नंबर ऑफ फीचर्स हैं। ठीक है, डायमंड्स के डेटा सेट में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, 53,000 कुछ थे, लेकिन बाद में हमने फीचर्स काउंट किए तो 24 समथिंग फीचर थे उसके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
आइरस के डेटा सेट में कितने फीचर्स हैं? फीचर्स की बात कर रहा हूं, 4। तो इस तरीके से आपका हर न्यूरॉन, आइरस के डेटा सेट में 4 फीचर हैं, 5वां लेबल है भाई। तो यहां पे हर न्यूरॉन एक फीचर को डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब जब कभी आप न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, इनपुट में कितने न्यूरॉन आपने रखने, जितने आपके नंबर ऑफ फीचर्स हैं, यानी कि जितना आपका एक्स का लेंथ है या नंबर है। समझ आ गई बात पहले? सही। तो फिर आउटपुट कितनी रखनी है? जितनी आपकी वाई की यूनिक वैल्यूज है, यानी कि जो आपने आउटपुट करनी है, अगर वो बाइनरी है तो आउटपुट कितने होंगे न्यूरॉन की? 2। अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो 0 और 1, 2 न्यूरल नेटवर्क हमारे हो गए। अगर आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है और उसमें क्लासेस हैं 10, तो न्यूरॉन्स कितने होंगे यहां पे? 10 होंगे। वजह क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। हमने यहां पे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारे पास होंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर न्यूरॉन। तो जिस न्यूरॉन में करंट सबसे ज्यादा आएगा, सिग्नल ज्यादा आएगा, हम उसको पकड़ के कहेंगे ना कि ये हमारा आउटपुट है। तो अगर हमारे पास टोटल न्यूरॉन ही 6 हो, तो बेचारे अगले 3 का क्या कसूर है, या अगले 4 का क्या कसूर है? उसकी आउटपुट तो गई ना। सो वी नीड टू बी केयरफुल व्हेन एवर वी आर डिजाइनिंग द इनपुट एंड आउटपुट लेयर। ये 2 बातें याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। टेंसर फ्लो के अंदर जब हम न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन करेंगे, वी विल सी दैट देयर एज वेल। अगर फीचर्स हमारे यहां पे, सॉरी, अगर हमारे पास आउटपुट की जो वैल्यू है वो 10 है तो इतनी है, 2 है तो इतनी है। अब ये तो मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अगर हमारे पास है ही रिग्रेशन की प्रॉब्लम तो हम क्या करेंगे? कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसके अंदर आपको एक्टिवेशन फंक्शंस को समझने की बात की गई थी कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। ये वो चीज है जो एक मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन के साथ फंक्शनिंग करके उसे क्लासिफाई करने में हेल्प करती है, सिंपली। ठीक है, वी विल सी दैट। तो आप क्या करेंगे? एक्टिवेशन फंक्शन वो वाला यूज करेंगे जो आपको रिग्रेशन की प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। हो सकता है वो ना ही यूज करना पड़े, सो वी विल सी दैट। बट फॉर नाउ आवर एम इज एक्स एंड वाई, यहां तक आपको समझ आनी चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हिडन लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए और कितनी हिडन लेयर्स होनी चाहिए। जी, हिडन लेयर्स कितनी होनी चाहिए और उसमें न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए? हिडन लेयर्स और नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड न्यूरॉन्स इन ईच लेयर डिपेंड्स ऑन योर डेटा। और ये डेटा की कंप्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो इस चीज को डिराइव करते हैं कि हिडन लेयर्स कितनी होंगी। ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ पे तो मैंने एक बनाई है ना, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने सिंगल हिडन लेयर रखनी है या 2 रखनी है या 2 से ज्यादा रखनी है। डिपेंड्स ऑन योर डेटा सेट और उसकी डेटा की कंप्लेक्सिटी के ऊपर भी। एंड देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जिन्होंने कुछ हिट एंड ट्रायल के मेथड बताए हैं कि आप बार बार चेक करें कहाँ पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आती है, फिर आप आगे लेके चल सकते हैं चीजों को। वी विल सी दैट, और हम इसको देखेंगे भी जब हम कम्प्लेक्स एल्गोरिथम बनाएंगे। फॉर नाउ यू शुड नो कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन इनपुट लेयर एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन आउटपुट लेयर कितने हैं, ठीक है। आगे मूव करें जी। कल मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड प्रोपिगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपिगेशन, ठीक है। यहीं पे हमारे पास लॉस आएगा कि लॉस क्या है।
हम जब भी फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि इनपुट लेयर से हमने वेट्स हर फीचर के चेक करने, ठीक है, और उससे एक प्रिडिक्शन आउटपुट करनी। वो आउटपुट की प्रिडिक्शन के साथ साथ हमारे पास लॉस आता है। लॉस क्या होता है? एरर कितनी है आपके पास जो आप चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप इसके अंदर अगर एक्यूरेसी आपकी 95% है, तो ये 95% एक्यूरेसी के साथ आपके पास एक लॉस फंक्शन आप यूज करते हैं जो आपको कैलकुलेट करके देता है कि भाई इसको आप एक्चुअल और प्रेडिक्शन में कितना फर्क है उसको चेक करेंगे। अब पहले मुझे सुन लें आप, जब मैं पूछूं तो फिर मुझे आंसर दीजिएगा। अब होता ये है कि जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं ना, सुपरवाइज्ड के अंदर आपके पास लेबल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, राइट? ऐसे ही है, ठीक है। अगर आपके पास लेबल्स मौजूद हैं, एक्चुअल भी आपके पास है वैल्यूज, ठीक है। अब ये एक्चुअल वैल्यूज वर्सेस प्रिडिक्टेड वैल्यूज, इनमें कितना फर्क है, ये बेसिकली लॉस को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये वही लॉस है, आप याद करेंगे, मैं भी आपको बताता हूं। मैंने स्टार्ट के अंदर आपको एक एग्जांपल दी थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि ये वाली लाइन ऐसे मैंने बनाई है ना, तो इसमें से कुछ नाराज हैं कुछ खुश हैं, याद है आपको? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन टू ईच पॉइंट इज डिफरेंट, और किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, और इसको इस लाइन को फिट करने में ग्रेडियंट डिसेंट का रोल होता है। वो क्या करता है कि आपका हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो, यानी कि एरर मिनिमम हो, जिसे मीन स्क्वेयर्ड एरर बोलते थे एंड पे, कि यहां से अगर पॉइंट को देखें तो हर किसी का मिनिमम हो। तो पहले हमने ये वाली की लाइन, फिर ये वाली की, इससे भी नहीं खुश हुए, इससे भी नहीं खुश हुए, फिर समथिंग लाइक दिस, इससे भी नहीं खुश हुए, फिर हमने एक लाइन लगाई इनके दरमियान में, इससे सारे खुश हो गए, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद ये है इस न्यूरल नेटवर्क का, आपके लॉस को मिनिमाइज करना। न्यूरल नेटवर्क का मेन फंक्शन ये होता है, और यही फंक्शन है आपके ऑप्टिमाइजर्स का, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क हम जब बनाते हैं, इसमें एक लॉस होता है और एक ऑप्टिमाइजर फंक्शन होता है। लॉस क्या है? लॉस फंक्शन क्या करता है? इट कैलकुलेट्स द लॉस, कि आपको लॉस यानी कि एक्चुअल से प्रेडिक्टेड वैल्यू का कितना फर्क है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं? उसका डेरिवेटिव लेते हैं। वो क्या करता है? वो कहता है कि ठीक है, ये वाला लॉस है, रिवर्स इंजीनियरिंग बोल रहे हैं सिंपल अल्फाज के अंदर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता डेरिवेटिव क्या होता है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब जस्ट से कि लॉस आया आपके पास, यहां पे कुछ कैलकुलेशन होगी, और वो लॉस आप फिर पीछे जाएंगे, उसको बोलेंगे कि यार ये जो आपने वेट्स असाइन किए हैं और बाइसनेस वगैरह असाइन की है ना, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो ताकि ये वाला लॉस कम हो। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपेगेशन। इसी को मैंने इटरेशन बोला था कल, और यही होते हैं ईपॉक्स आपके। और आप देखेंगे बकायदा लॉस और एक्यूरेसी आपको नजर आएगी, एंड वी यूज सम काइंड ऑफ लॉस फंक्शंस एंड ऑप्टिमाइजर्स, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? नोड्स या न्यूरॉन्स का भी आपको समझ लगी, इसको न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, नोड्स भी कह सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपके पास एक्यूरेसी, लॉस और उसका जो ऑप्टिमाइजर है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं वेट्स एंड बाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। क्योंकि हर फीचर को एक वेट और एक बाइस दे के हम आगे लेके चलते हैं। ये कल मैंने आपको असाइनमेंट भी इसी वजह से दी थी, अगर आपको याद हो। तो मैं वेट्स एंड बाइसेस यहां पे आपको बताने लगा। हमारे पास यहां पे ये एक नोड, दूसरा नोड, और ये तीसरा नोड है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है यहां पे हिडन लेयर एक बन गई, और इसके बाद हमारे पास आउटपुट लेयर बन गई, ठीक है। ये वाला जो पहला नोड है, ये एक फीचर को शो कर रहा है, इसको मैं कह देता हूं X1, यानी कि पहला फीचर। फीचर से मुराद वो वाला कॉलम जो आपके डेटा के X के अंदर है, यानी कि जिसको हम प्रिडिक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब जिसको फीचर का नहीं पता ना, वो पिछले लेक्चर्स देख ले, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा। X2 हमारे पास दूसरा फीचर, X3 हमारे पास तीसरा फीचर। ये हर एक X1, X2 और X3, ये तीनों हमारे पास आगे हैं फीचर्स के तौर पे, राइट। अब फीचर्स के बाद हमारे पास अगली कौन सी चीज होती है जो फीचर्स को कैलकुलेट करने, वेट कैलकुलेट करने में हमें मदद देती है?
आपने वेट्स एंड बाइसेस की दोनों की डेफिनेशन पढ़ी है। आप में से कोई बता सकता है कि वेट्स एंड बाइसेस को आप किस तरीके से लिखते हैं और इन दोनों का क्या फर्क होता है? जी, चले मैं यहां पे आपको ना साथ साथ बना के भी देता हूं, आपकी डेफिनेशंस भी आ रही हैं। अगर मैं इसको एक बड़े वाला न्यूरॉन बना लूं, ठीक है, एक बना लूं आपको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। सेंटर में जो हिडन लेयर है ना, इसके न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं। मैंने सेंटर बिल्कुल कट ऑफ नहीं किया, मैंने साइड पे दो हिस्से बनाए। एक में आपके पास वेट्स और बाइसेस वगैरह आती हैं, और दूसरे में आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन आता है। ये मिलके आपकी आउटपुट बनाते हैं, ठीक है, ये मिलके आपकी आउटपुट बनाते हैं। आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के अंदर कि हम हर फीचर की बेस पे कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे। जैसे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल ली थी, ax प्लस बी के नाम से। अगर आप बात करें y की, फॉर एग्जांपल कि x और y है, एक की बेस पे हमने एक इक्वेशन बना ली थी, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करना है, हमने हर एक फीचर का वेट काउंट करना है, ठीक है। इस फीचर का भी वेट काउंट कर लिया और इस फीचर का भी वेट कर लिया। ये वेट हर फीचर के वजन को बोला जाता है। वजन क्या होता है अगर किसी को नहीं पता, तो उस चीज का कितना इफेक्ट है ऑन द आउटपुट, यानी कि इस चीज की, यानी कि x1 से इस न्यूरॉन का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। करंट वाली बात याद रखिएगा, वो ना भूलिएगा, ठीक है। अब अगर W1 का जो वैल्यू है वो तकरीबन 0.3 है, W3 सॉरी, ये W2 जो है इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0.5 है एंड W3 की 0.2 है, तो इन तीनों में से किसका करंट ज्यादा है इस वक्त? 0.5 वाली वैल्यू का, राइट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये इसमें वेट किसका ज्यादा हुआ है? X2 का। याद करें, आपको पीसीए के अंदर मैंने बताया था ना, जिस वेरिएबल का वेरिएशन पे ज्यादा इंपैक्ट होता है उसका वेट भी ज्यादा होता है। समझ आई बात की? जहां पे हमने डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की थी, तो ये वेट पहले रैंडमली असाइन हो जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं W1 X1, फिर आप इन सभी को जमा करते हैं, प्लस W2 X2, यानी कि वेट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय X2, वो उस फीचर का वेट, प्लस W3 X3, सो ऑन सो फॉर WN XN। ये आपको पता है ना n क्यों लिखा है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना किसी को? इन सभी को आपने जमा कर दिया। ये सब जमा करने के बाद ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल द वेट्स। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये वाला सम इज इक्वल टू, अगर इसको मैं समीशन की जुबान में लिखूं तो कोई मसला तो नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं लिखता हूं समीशन आई, आई का मतलब ये सारे 1 2 3 से n तक, समीशन आई ऑफ WI एंड देन XI, यानी कि जितने हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उनके वेट्स का सम। समझ आ गई बात की? और जब हम इस एक वैल्यू के साथ प्लस कोई एडिशनल एक पेनल्टी ऐड करते हैं, यानी कि कोई बाइस ऐड करते हैं, और बाइस क्या होती है? स्ट्रेंथ होगी वेट, बाइस होती है जो एडजस्ट करे एक्टिवेशन फंक्शन का झुकाव नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ। यानी कि जो टेक्निक आपको एक कांस्टेंट ऐड करती है जिसकी वजह से आपका एक्टिवेशन प्लस या माइनस की तरफ जाता है, एक्टिवेशन फंक्शन। और अगर आप 22 की डेफिनेशन लिखें
तो बाइसेस आर द पैरामीटर्स दैट आर एडजस्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ये आप नहीं डिफाइन करते पहले, ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान एडजस्ट होता है, जो क्या करता है आपके लॉस को कम करने में हेल्प करता है। तो ये स्टार्ट में रैंडमाइज्ड हो जाएगा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये ऐड होता जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को टोटल को जी बोल दूं, एम ही मैंने कोई नाम रख दिया है, जी मुझे अच्छा लग रहा था यहां पे तो मैंने रख दिया। जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई, किसकी, वेट आई और एक्स आई प्लस बी। अगर मैं इसको जी कह दूं तो ये हमें क्या बता रही है कि हर एक चीज का वेट और उसमें एक छोटा सा कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया विच इज कॉल्ड जी। ठीक है, समझ आ गई बात की। जी हमें देता है एक न्यूमेरिक वैल्यू, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम जी को एज इट इज आउटपुट में ले जाए ना, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन इन न्यूरल नेटवर्क। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पे जी जो कैलकुलेट हुआ ना हर किसी का बेस, अगर इसी को आउटपुट में ले जाके हम फाइनल वैल्यू ले लें तो ये हमारी रिग्रेशन होगी। मैं अभी आपको बताता हूं, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। जी हमें देता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है हमें जी। अब इसके ऊपर लगता है जनाब आपका एक्टिवेशन फंक्शन, जी के ऊपर आपका एक्टिवेशन फंक्शन लगता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जी है, यहां पे जी पे आप कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, मैं इसको बोलता हूं एफ ऑफ जी, मतलब जी के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन हो। ठीक है, ये वही चीज है जो यहां पे मैंने एक्टिवेशन फंक्शन की बताई है, एफ ऑफ जी। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, इस वैल्यू को जो आपकी वेट्स और बाइसेस की बेस पे आपको मिली है उसको डिफरेंट किस्म की आउटपुट में कन्वर्ट करता है। मिसाल देता हूं आपको, आपको समझ आ जाएगी। आपके पास वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0.56, ये आपके पास वैल्यू है। आपका एक्टिवेशन फंक्शन का नाम है बड़ा मशहूर जमाना, आपको समझ आ गई होगी, सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, अब मुझे बताएं कि 0.56 वैल्यू ये किस में जाएगी जी, 1 में। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पे आ गई, ये पॉइंट यहां पे आ गया 1 के अंदर। अब आपको समझ आ गई कि एक्टिवेशन फंक्शन ने ऑटोमेटिकली, अगर ये 0 है ये 1 है, तो इसने करंट इस साइड पे भेज देना और इस चीज को एक्टिवेट करके हमें आउटपुट दे देनी है। समझ आई बात की। तो हमारे पास वेट्स हैं, उनको सम करना है प्लस एक 22 का कांस्टेंट ऐड करना है, एंड देन हमने उसके ऊपर कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है। देयर आर मेनी एक्टिवेशन फंक्शंस आउट देयर। ये मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशन का आपको बताया, सिग्मॉइड फंक्शन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगी तो हमारे पास सॉफ्ट मैक्स पड़ा हुआ है। अगर -1 से +1 के अंदर है तो हमारे पास tan h है। इस तरीके से काफी एक्टिवेशन फंक्शन है जिनके बारे में आज आपको मैं बताने भी वाला हूं। तो ये वैल्यूज वेट्स और बाइसेस की कैसे एडजस्ट होती हैं, ये आपके लॉस को हर इटरेशन में कम कर करके, ये इक्वेशन याद रहेगी, कोई मसला तो नहीं है। वेट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन द प्रीवियस एंड द फॉरवर्ड न्यूरॉन। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब एक और बात आपको मैं पूछता हूं, ये तो मैंने कर दिया एक सिंपल हिडन लेयर और आउटपुट बना के। अगर हमारे पास 2 हिडन लेयर्स होंगी तो क्या होगा, तो एक के अंदर हम डिफरेंट किस्म का एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे, एक में एक डिफरेंट किस्म का, सेम भी हो सकते हैं। और हिडन लेयर का नंबर क्यों चेंज करता है, वी विल सी दैट इन फ्यूचर, दैट शुड रिमेन अ क्वेश्चन। अगर आप इसको खुद से सर्च करना चाहें इट्स फाइन, वरना इस पॉइंट पे हम जरूर वापस आने वाले हैं। ठीक है, फॉर नाउ यू शुड नो कि एक न्यूरॉन के अंदर किस किस्म की कैलकुलेशन हो रही होती है। वेट्स एंड बाइसेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, हिडन लेयर्स का पता चल गया, आउटपुट लेयर का पता चल गया, आपको इनपुट लेयर का पता चल गया, एंड देन आपको वेट्स एंड बाइसेस के साथ एक्टिवेशन फंक्शन का भी पता चल गया। नाउ वी कम बैक टू आवर पॉइंट कि न्यूरल नेटवर्क जब हम डिजाइन करते हैं टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी के अंदर तो हम किन किन पॉइंट्स का ख्याल करते हैं। ठीक है, और एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं एक्टिवेशन फंक्शन का, फिर बारी बारी हम सभी को चेक करेंगे। ठीक है,
ये यहाँ पे एक टेबल आपके सामने शो हो रहा होगा, ये आपको मिल भी जाएगा। ये एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। सिग्मॉइड का आपको पता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए 10H जो होता है, ये आउटपुट अगर आपकी जीरो सेंटर्ड है, यानी कि -1 से +1 तक है और जीरो सेंटर है इसका, ठीक है, तब ये यूज होगा। फिर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है जिसको हम रैलू बोलते हैं, ठीक है, ये हिडन लेयर्स के लिए यूज होता है और इसके लिए आप सिंपली कन्वर्ज करते हैं चीजों को। ये 0 से लेके 1 तक होता है, मतलब इसके अंदर 0 से 1 तक वैल्यूज आती हैं। फिर लीकी रेलू है, पैरामेट्रिक रेलू है, फिर एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट्स एंड सॉफ्टमैक्स है। ये सारे के सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं एंड यू हैव टू यूज दीज एक्टिवेशन फंक्शंस इन ऑर्डर टू गेट योर वैल्यूज एट द एंड, आउटपुट के तौर पे अगर आपने यूज करना है। अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया अगर आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो आप कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं करेंगे, मैंने यही बोला ना आपको। लेकिन असल में z की वैल्यू जब आपके पास आ जाती है ना, वहां पे एक एक्टिवेशन फंक्शन है जिसका नाम है लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। ये लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये बेसिकली आपकी z की वैल्यू को रिटेन करता है, डजंट चेंज एनीथिंग, ठीक है। तो हम वो भी देखेंगे कि रिग्रेशन प्रॉब्लम में कैसे किस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शंस जो है वो काम करते हैं और क्लासिफिकेशन में कैसे करते हैं। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली न्यूरल नेटवर्क्स का ज्यादातर जो यूज है ना वो हमारे पास इमेज रिकग्निशन, एनएलपी, रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन और सो ऑन एंड सो फोर्थ इस तरह की चीजों में होता है इस्तेमाल। बट जब हम रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं देन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स और न्यूरल नेटवर्क्स, जैसा कि मैंने आरएनएन का आपको बताया था कल और एलएसटीएम वगैरह का बताया था। तो सिक्वेंशियल डेटा वगैरह के लिए वो चीजें यूज होती हैं, बट वी विल सी इंशाल्लाह। नाउ ये एक बेसिक एग्जांपल थी कि किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। ये एक्टिवेशन फंक्शन पूरे के पूरे हमने पढ़ने हैं, अभी पढ़ने हैं, बट बिफोर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेंसरफ्लो लाइब्रेरी और उसके ऊपर अब हम इसको डिजाइन करके देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको यहां से ऑन कर लूं। ठीक है जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। मैंने स्टार्ट में डीप लर्निंग के साथ एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं उसको रख दिया हुआ है। ये नोटबुक आपको मिल जाएगी, बट वी विल अंडरस्टैंड दिस वन एज वेल। ये एक चीट शीट है आपके लिए, बट वी विल सी। अच्छा, हमने अब सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क के एक न्यूरॉन बनाना है, ठीक है, और उसको देखना है कि वो कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी यूज करूंगा। मैंने टीएफ का इन्वायरमेंट अपना बना लिया हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप अभी जाके टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करें और इसका नया कोंडा इन्वायरमेंट बनाएं, क्योंकि ये सेपरेट कोंडा इन्वायरमेंट में ज़बरदस्त चलेगी। अगर आप एक ही जगह पे इसको यूज़ करते रहेंगे और जहाँ पे आपने मशीन लर्निंग के दूसरे काम भी किए हैं तो इट वॉन्ट वर्क इन अ वे जैसे इसको काम करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको सेपरेट बनाएं। अब यहां पे मैं लिखता हूं लेट्स मेक अ सिंपल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम एएनएन बोलते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, यूजिंग टेंसरफ्लो। ताकि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना हमें अभी क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या करना है उसका, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हमारा पहला स्टेप ये है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। मैं अपना जरा डैश सॉरी ये जो टैबलेट है इसे थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि हम इसको कोडिंग की तरफ लेके चलें। सबसे पहले हमने काम करना है जनाब कि हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, ठीक है। केरास एक लाइब्रेरी है जिसको मैं कीडास कह के बोलता होता था जब पिछले साल हम पढ़ा रहे थे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग वगैरह। केरास की लाइब्रेरी थी जो टेंसरफ्लो ने परचेज कर ली है और वो इनका पार्ट बन चुकी है बड़ी देर से। और ये केरास का पूरे के पूरे एपीआई टेंसरफ्लो के अंदर मिल चुकी है। टेंसरफ्लो क्या है, गूगल ने इसे परचेज कर लिया और इस पे बेबहार ट्यूटोरियल्स, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग डीप लर्निंग ऑन देयर ऑन प्लेटफॉर्म। तो अगर आप टेंसरफ्लो लिखेंगे तो यूट्यूब पे भी इनका चैनल है, ऑन द अदर साइड इनकी बहुत जबरदस्त वेबसाइट भी है, आप वहां से जाके भी लर्न कर सकते हैं। बट फ्रॉम नाउ ऑन वी विल मेक अ सिंपल न्यूरल नेटवर्क। कैसे बनता है, स्टेप 1 क्या है जनाब, इंपोर्ट लाइब्रेरीज।
उसके लिए सबसे पहली लाइब्रेरी है इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ, ठीक है, इसको आपने टीएफ के तौर पे इंपोर्ट करना है। फिर आपने दूसरा काम करना है इंपोर्ट टेंसरफ्लो डॉट, यहां पे हमने केरास को एज केरास इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। टीएफ डॉट केरास भी कोई लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरा बेहतरीन तरीका यही होता है कि मैं स्टार्ट इसी से करूं। फिर हम तीसरी चीज क्या करते हैं, हम यहां पे फ्रॉम, यहां पे ऊपर भी फ्रॉम आना था, सॉरी फॉर दैट, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट लेयर्स डॉट केरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट डेंस। हमने यहाँ पे डेंस लेयर भी यहां से इंपोर्ट कर लिया। तो बेसिकली हमने ये तीन चीजें यहाँ पे इंपोर्ट की हैं। सिक्वेंशियल भी आप कर सकते हैं इफ यू वांट, लेकिन बेहतर है कि मैं तीन ये चीजें यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ अब फॉर नाउ। इफ वी नीड वी विल सी दैट। From TensorFlow dot keras, cannot keras from TensorFlow dot keras. It should work. Let me see. Just a minute. ये ठीक है। From TensorFlow import keras. This is fine. And from keras dot import layers. Let's see. This is fine as well. So we can do in this way. हमारे पास ये लेयर्स बन चुकी हैं हमारे पास, ठीक है, और लेयर्स को हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे केरास की लाइब्रेरी भी आ गई है और टेंसरफ्लो की भी आ गई है। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने पहले टेंसरफ्लो को एसटीएफ किया है, फिर उसके अंदर से केरास निकाली है, केरास के अंदर से हमने लेयर्स निकालनी है। एंड नाउ वी विल काइंड ऑफ इंपोर्ट द डेटा सेट। इंपोर्ट द डेटा सेट। डेटा सेट आप किसी तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डेटा सेट इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली तीन लाइब्रेरीज जो हैं डेटा सेट के लिए इंपोर्ट करूंगा। अगेन वही इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज np एंड इंपोर्ट सीबॉन, क्योंकि कभी भी इसका यूज आ सकता है हमारे पास। मैटप्लॉटलिब भी 4 करनी है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब भी एज वेल एंड देन सीबॉन एज एसएनएस। तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया एंड नाउ वी कैन एक्चुअली सी कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो किस तरीके से आता है। मैं यहाँ पे df इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल sns.load डेटा सेट, कोई भी डेटा कर लेता हूँ मैं, आयरस का कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या हम यहाँ पे हाँ आयरस का कर लेते हैं, चले टिप्स का भी कर सकते हैं, बाय द वे टिप्स का कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट आ गया। अब हमने डेटा सेट को इंपोर्ट तो कर लिया, यहाँ पे हमने इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाना है, जो पिछले हमने काम किए थे, ताकि जो न्यूरल नेटवर्क है हमारा अच्छे तरीके से चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, scikit-learn की लाइब्रेरीज करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ पे लगाते हैं, तो इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे हम अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट द डेटा कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे आपको पता है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लेकिन उससे भी पहले हमें यहाँ पे एक्स डिफाइन करना होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू डी एफ डॉट ट्रिप, वाई इज इक्वल टू डी एफ एंड टिप। यहाँ पे जारी बात है मैंने टिप रखा है जानबूझ के, हम कोई भी डेटा सेट यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो आप उस तरीके से रख लेंगे, अगर आपने रिग्रेशन करनी है तो उस तरीके से। तो हमने सिंपली यहाँ पे कर लिया ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और एक्स वाई को करने के बाद हमने 80-20 की रेशियो रख ली, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता होगा, कोड वैसे मिल जाते हैं, बट वी आर गोइंग टू डू समथिंग हियर।
तो इस वजह से ये हम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद हम अगला काम क्या कर सकते हैं, हमने मॉडल को बनाना है, ठीक है। अब उसके लिए मैं सेपरेटली थर्ड यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका जो स्टेप है वो आपने इनपुट शेप को देखना है, एंड देन आपने इनपुट लेयर्स को देखना है, फिर आपने न्यूरॉन्स वगैरह डिफाइन करने हैं। डिफाइन करने के बाद एट द एंड मॉडल को कंपाइल करना होता है, और उसमें आपके पास लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर होना चाहिए। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप किसी भी एल्गोरिथम को यूज करके वहां पे टिप्स के ऊपर एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क का कोड देखें, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। जी, आपने टिप्स के डेटा सेट पे सिंपल न्यूरल नेटवर्क यूजिंग टेंसर फ्लो कैसे बनती है वो देखिएगा प्लीज। जी, कोई कोड मिला है आपको? आप में से कुछ लोग नहीं सर्च कर रहे, आई कैन सी दैट।
चलें इधर एक प्लेटफॉर्म पे कर लेते हैं, फिर इजी रहेगा। अच्छा, प्री प्रोसेसिंग का तो आपको पता है, अगर यहाँ पे मैं स्पीड से प्री प्रोसेसिंग करूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा ना आप लोगों को कि प्री प्रोसेसिंग हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइकिट लर्न के अंदर फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड स्केलर कर लेता हूँ या मिन मैक्स स्केलर भी कर सकते हैं, लेबल इनकोडर, इन दोनों को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ प्री प्रोसेस द डेटा। अब यहाँ पे लेबल इनकोडर में लगाऊंगा पहले सेक्स को, स्मोकर को, डे को, एंड हमारे पास जो टाइम है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं, कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। ये तो कर लिया हमने इन चीजों को लेबल इन कोड। फिर हमने अगला काम क्या करना होता है, यहाँ पे हम जो स्केलर है वो भी यूज कर सकते हैं सिंपली अपने पूरे डेटा सेट के ऊपर। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ, चला के देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क ठीक से चलता है, इट्स फाइन, अदरवाइज वी विल सी कि हमारे पास क्या चेंज आती है। तो मैंने एक्स और वाई यहाँ पे बना लिया। एक्स और वाई बनाने के बाद हमारे पास जो अगला काम है वो हमने ये करना होता है कि हमारे पास जो पूरे का पूरा डेटा है उसके ऊपर हम रन करते हैं न्यूरल नेटवर्क। इसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, क्रिएट, कंपाइल एंड देन ट्रेन। अब यहां पे हम सबसे पहले करते हैं क्रिएट अ मॉडल। मॉडल को क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास जो है कितनी लेयर्स बनानी है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, और मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो अगर मैं यहां पे लिखूं मॉडल इज इक्वल टू tf डॉट केरास, ये भी मैं लिख सकता हूं, अदरवाइज मैंने केरास वैसे भी इंपोर्ट की हुई है, सो आई कैन गो विद आइदर केरास अकेला, केरास डॉट सो ऑन एंड सो फोर्थ, या मैं यहां पे tf डॉट केरास और इसके आगे अपने पास मॉडल्स के साथ आगे चल सकता हूं, यानी कि लाइक सिक्वेंशियल। इस तरीके से भी अपना मॉडल जो है वो डेवलप हो सकता है। अदरवाइज अगर पुराने कोड की बात करें तो यहां पे डायरेक्ट आप मॉडल लिखते थे डॉट सिक्वेंशियल, ऐसे करते थे, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, मैं सिंपली क्या करता हूं tf डॉट केरास डॉट सिक्वेंशियल। ये मेरे पास इस तरीके से सिक्वेंशियल मेरे पास एक लेयर आ गई है न्यूरल नेटवर्क की, 1 2 3 जितनी भी बनानी है, आई विल डू दैट। अब सबसे पहले मैं पहली लेयर बनाता हूं, यहां पे ये मैंने पहली लेयर बनाई है tf डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस, ठीक है। मैं सिंपली लेयर्स डॉट डेंस भी कर सकता था क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया है, बट आई डिडंट डू दैट। tf डॉट केरास के साथ अगर आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि टेंसर फ्लो के अंदर केरास है, केरास के अंदर लेयर्स हैं, उससे हमने एक डेंस लेयर बनाई है। 32 इसमें क्या चीज है, वी विल सी दैट। और इनपुट क्या है हमारे पास, शेप की। अब इनपुट जो है ये हमारा वो वाली वेरिएबल है जो हमारी एक्स के फीचर्स को शो करता है, यानी कि अगर मैं यहां पे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप की बात करूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से शेप आ रही है 195 और 6। तो ये 6 मेरे पास यहां पे इसकी शेप है, बेसिकली इनपुट शेप कि इनपुट की जो मेरे पैरामीटर्स हैं यानी कि फीचर्स हैं वो कितने हैं। इसको या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इनपुट लेयर के अंदर, या मैं इसके अंदर सिंपली यहां पे एक लिस्ट के अंदर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप और शेप की दूसरी वैल्यू यानी कि 0 इंडेक्स ये है, 1 इंडेक्स ये है। तो मैंने बेसिकली डायरेक्टली इस तरीके से लिख लिया है ताकि मेरे पास कोई इशू ही ना हो इसका, ठीक है। कुछ समझ आ गई आपको? एक्स ट्रेन की शेप मैंने काउंट करके नहीं लिखी, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि जितनी शेप है वहां पे आ जाए। यहां पे मैंने 32 वैल्यू लिखी है, ये न्यूरॉन्स को शो करती है कितने न्यूरॉन्स है। ठीक, वेट अ मिनट, हम इसको आगे भी देखते हैं कि हमने इससे आगे क्या करना है। अब हमारे पास दूसरी लेयर हम बनाने लगे हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, इसमें हमने यूज किया रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये क्या होते हैं, पहले एक स्ट्रक्चर देख लें। दूसरी लेयर हम बनाते हैं tf डॉट केरास डॉट लेयर्स डेंस, कोई भी आप नंबर रख के, और यहां पे हिडन लेयर एक बन गई जिसके 16 न्यूरॉन्स हमने बनाए, 32 और 16। हालांकि मैंने आपको बोला था स्टार्ट के अंदर कि आप उतने फीचर्स होंगे जितने आप न्यूरॉन्स बनाएंगे, ठीक है। बट वी विल सी दैट कि ये कैसे काम करता है। फिर हम आगे चलते हैं, तीसरा चीज हमारे पास होगी, आपने आखिरी लेयर बनानी है, क्योंकि हमारे पास यहां पे जो y है
y हमारे पास क्या है यहाँ पे, टिप। तो इस वजह से यहाँ पे हम tf डॉट केरास डॉट लेयर्स डेंस 1 के इक्वल रख लेंगे, जो एक आउटपुट लेयर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आनी है, राइट। क्लासिफिकेशन होती तो हम 15-20 रख लेते वैल्यूज, न्यूमेरिक आनी है तो इस वजह से हमने 1 रखी है। अब हमने 3 लेयर्स बनाई हैं, इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर्स। ये वही न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर है जो हमने बेसिकली अभी पढ़ी है। इसमें काफी चीजें समझने वाली हैं, बट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड कि हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बना के यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। हमने ये मॉडल क्रिएट किया, इसको रन करते हैं, ये हमारे पास मॉडल क्रिएट हो गया। अब दूसरी चीज होती है कंपाइल द मॉडल। मॉडल कंपाइलेशन इसे बोलते हैं। ये वैसे ही है जैसे हमने वहां पे मॉडल को कॉल की थी, ये वो कॉल वाला हो गया साइकिट लर्न वाला। अब हम मॉडल को कंपाइल करेंगे, तो आप सिंपली मॉडल डॉट कंपाइल लिखते हैं। यहां पे आप अपने पास ऑप्टिमाइजर एंड लॉस दोनों फंक्शन यहां पे देते हैं कंपाइलेशन के दौरान, ठीक है। तो आप कोई भी लॉस का फंक्शन दे सकते हैं, कोई भी आपके पास जो है ऑप्टिमाइजर का आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो ऑप्टिमाइजर यूज करता हूँ वो एडम ऑप्टिमाइजर, और ये बड़ा मशहूर जमाना ऑप्टिमाइजर है, इसको हम पढ़ेंगे जरूर, बट फॉर नाउ हम देखते हैं। लॉस हमारे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर है, और मैट्रिक्स भी साथ आप लिख सकते हैं कि आपने कौन सा मैट्रिक कैलकुलेट करना है, वो आप सेपरेटली लिख सकते हैं। मीन स्क्वेयर्ड एरर वैसे आ रहा है, और मैट्रिक्स में एक्यूरेसी या कुछ और भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम रिमूविंग दिस। तो हमारे पास इस तरीके से ऑप्टिमाइजर एंड हमारे पास लॉस जो है वो यहां पे आ गया, ठीक है जी। लॉस एंड ऑप्टिमाइजर, ये हमने दो चीजें मॉडल कंपाइल के बाद, यानी कि ये वाले मॉडल के अंदर हमने कंपाइल करके लॉस एंड ऑप्टिमाइजर दे दिया, ठीक हो गया। अगले स्टेप पे जाते हैं, इसको तीसरे स्टेप में लेके चलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेन द मॉडल। अब हमने ट्रेन किस चीज पे करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मॉडल आपका बन गया, मॉडल डॉट फिट एक्स एंड वाई पे आपने ट्रेन करना है, और ये है आपके ईपॉक्स। याद है ईपॉक्स क्या है, कितनी दफा आपने उसको चलाना है। मैं यहाँ पे 5 रखता हूं पहले, ठीक है। और यहाँ पे आप वर्बोस वगैरह देने हैं, बैच साइज देने, इट्स फाइन, नहीं देने तो यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस। फॉर नाउ आई विल ट्राई टू रिमूव दिस एंड देन वी विल सी कि ये कैसे काम करता है। लेट्स सी, ये है जी वो ईपॉक्स जो आपके सामने चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लॉस था हमारे पास 3.91, लॉस ये आ गया, लॉस ये आ गया, फिर लॉस ये आ गया, फिर लॉस हमारे पास ये आ गया। तो लॉस कम होता जा रहा है बेस्ड ऑन द एडम ऑप्टिमाइजर एंड मीन स्क्वेयर्ड एरर की बेस पे। हमारे पास यहां पे मैट्रिक भी आ रही थी एक चीज एक्यूरेसी की, ठीक है। मैं इसको लगाता हूं यहां पे, लेट्स सी अब क्या होता है। अब आपके पास एक्यूरेसी भी आनी स्टार्ट हो गई है। जो मैं आपको बात कर रहा था ना, आपके पास एक एक्यूरेसी आती है और एक आपके पास लॉस आ रहा होता है कि कितना एक्यूरेट आपका काम कर रहा है एल्गोरिथम, और जो पीछे उसका लॉस कैलकुलेट हो रहा है उसकी रिवर्स में जाके ऑप्टिमाइजर उसको किस तरीके से वेट्स और बाइट्स बाइसेस को एडजस्ट करके काम कर रहा है। मैंने इपॉक्स रखे थे 5, इसको मैं करता हूं 15। लेट्स सी, ये मैंने 15 किया। ये हर इपॉक के बाद ये बार बार इटरेट होके मेरे पास जो लॉस था स्टार्ट में, मेरे पास लॉस था जनाब 1.3, ये हो गया 1.15, 1.2 हो गया, फिर 1.23 हो गया, 1.14 हो गया, ये आगे बढ़ता जा रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, फिर कम हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलता जा रहा है। यूजुअली ये होता है कि हर इटरेशन के बाद आपका लॉस जो है उसे कम होना चाहिए। एंड देन हमारे पास आता है जनाब एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास रिग्रेशन की है, ठीक है। अदर चीज, हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम होती क्लासिफिकेशन की, सो इट वुड बी डिफरेंट। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो मॉडल है ये हमारे पास ट्रेन हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आपके इपॉक्स चलते हैं, और यही इपॉक्स मैं 50 करूंगा, और साथ में बैच साइज और वर्बोस भी अगर मैं लगा दूं, सो यू कैन सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बैच साइज और वर्बोस क्या होते हैं वी विल सी दैट, बट फॉर नाउ जो हमारा मेन मकसद है कि एक न्यूरल नेटवर्क हमारे पास डिफाइन हो गया। अब इसको इवैल्यूएट भी तो करना है ना बनाने के बाद। लेट्स इवैल्यूएट दिस, इवैल्यूएट द मॉडल। उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, लॉस का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मॉडल डॉट इवैल्यूएट एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को देखते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो वाई टेस्ट की वैल्यू है
उसको एक्स टेस्ट की एवेल्युएशन के साथ हम प्रेडिक्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे टेस्ट लॉस को। तो इस तरीके से हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है जो हमें बताती है कि कितना आपका लॉस जो है एट द एंड फाइनली हुआ है। इसमें इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, देयर आर मेनी मेनी वेज आउट देयर। अब हमने जो काम यहाँ पे किया है ना, सिंपली सिक्वेंशियल लेयर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने डेटा को प्री प्रोसेस करना है और फिर न्यूरल नेटवर्क की तरफ आना, ये बात याद कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्स को स्केल नहीं किया था, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आई डिडंट स्केल द डेटा हियर, ठीक है। उसको स्केल करने के लिए अगर मैं सिंपली एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को बजाय यहाँ पे एक्स को ही स्केल कर दूं, इससे पहले यहाँ पे स्केल द डेटा, स्केल करने के लिए हमारे पास आपको पता है स्केलर मिनमैक्स स्केलर है, और उसके बाद एक्स के ऊपर पूरा हमने एक्स स्केल लगा दिया, और यहां पे हमने एक्स अंडरस्कोर स्केल्ड लेना है डेटा, ठीक है। जस्ट टू लेट यू नो कि किस तरीके से ये काम करता है। ये मैंने डेटा स्केल किया, शेप इसकी फिर भी वही रहनी है, यहाँ पे मॉडल डॉट कंपाइल मैंने कर दिया, यहाँ पे ट्रेन कर दिया। नाउ यू विल सी कि लॉस की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट वे में हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा स्केल्ड है। एंड नाउ इट विल वर्क फाइनली। स्केल डेटा ना हो तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो स्केल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं उनके। सो वी नीड टू स्केल द डेटा ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो ठीक है। एंड देन इफ यू डू समथिंग हियर तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म से परफॉर्म करता है। ज्यादा है ये कम, वी विल सी दैट लेटर ऑन, लेकिन फॉर नाउ हमारे पास 3 स्टेप हैं। अगर इन सभी को कंबाइन किया जाए तो समथिंग लाइक दिस हैपेंस। क्रिएट द मॉडल, यहां पे हमने कर लिया कंपाइल द मॉडल, यहां पे हमने कर लिया ट्रेन द मॉडल, एंड यहां पे evaluate द मॉडल। और evaluate करने के बेबहा तरीके हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू ओनली वन जो यहाँ पे टेस्ट स्कोर है। इसको सिंपली आप चलाते हैं तो आपके ईपॉक्स कुछ इस तरीके से चलते हैं, और डीप लर्निंग ऐसे काम करती है। ये मैं बहुत छोटा डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, और मेरी स्पीड जो है यहाँ पे जीपीयू की अच्छी खासी है, इस वजह से ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप यही काम डायमंड्स के डेटा या किसी और डेटा सेट पे करें देन इट विल बी डिफरेंट देन द वन जो आप अभी छोटे डेटा सेट पे कर रहे हैं। अब अगर क्लासिफिकेशन करनी हो, कुछ भी नहीं है, ये एक्टिवेशन फंक्शन का सारा रोल है क्लासिफिकेशन के अंदर। और ये डेंस लेयर की आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स रखने हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ यही चेंज है। और अगर मैं ये सारे की सारी चीज जो है एक ही कोड के अंदर ले जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे इसको उठाऊं एक्स और एक कोड स्निपेट बना दूं, ये मैं क्यों कर रहा हूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये हमारे पास एक कोड स्निपेट बन गया है। दिस इज हाउ यू कैन डू योर कंप्लीट डीप लर्निंग प्रोसेस। इंपोर्ट द लाइब्रेरीज, सारी बात है, साइकिट लर्न का इसमें बहुत रोल है क्योंकि काफी ज्यादा काम आपने इससे करने हैं। फिर आपने करना होता है प्री प्रोसेस द डेटा, सेकेंड थिंग, ठीक है। प्री प्रोसेस के बाद स्केल द डेटा, और वो सारा जो उसके अंदर स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मिसिंग वैल्यूज अगर हैं उनको भी डील करना है, क्योंकि टिप्स में मिसिंग वैल्यूज नहीं थी, मैंने इस वजह से कर लिया, बट यू हैव टू प्री प्रोसेस द डेटा। मिसिंग वैल्यूज बड़ा मसला करती हैं इसमें। देन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेना है बिकॉज ऑफ द मॉडल एवेल्युएशन। क्रिएट द मॉडल, 3 लेयर्स बनानी है, 4 बनानी, 5 बनानी है, इट्स अप टू यू। कंपाइल द मॉडल, ट्रेन द मॉडल, एंड देन एवेल्युएट द मॉडल। ये आपके पास पूरे स्टेप हैं एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बनाने के लिए। मैं इसको रन करता हूं, आपके ईपॉक्स कुछ इस तरीके से चल के आपको रिजल्ट देते हैं, और यूजुअली टॉप टू बॉटम ये लॉस आपका कम होता जाता है। इफ यू कैन नाउ सी, पहले आपका लॉस जो है वो डिफरेंट वेरिएशन में आ रहा था, आपको पता है ना कि वो बढ़ भी रहा था, कम भी हो रहा था। जैसे हमने डेटा को स्केल किया ये अब कम ही हो रहा है। एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, 10 10 9 8 7 6 6 6 समथिंग लाइक दैट, एंड देन इट विल गो नियर टू 1। सो ये आपका फाइनल लॉस है। फिर जारी बात है यहाँ पे मेरे पास ये मुझे कोई एरर दे रहा है बिकॉज ऑफ माई क्या उसे बोलते हैं आर्किटेक्चर, क्योंकि मैं M1 यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैकबुक, इस वजह से। अगर मैं इसको 6 करता हूं और इसको मैं करता हूं 4, लेट्स सी क्या होता है। काम फिर भी करेगा ये, समझ आई बात की, काम आपका नहीं रुकने वाला। लेकिन यहां पे गौर करें 1.37। अब मैं एक और काम करता हूं,
इसको बोलते हैं ट्वीकिंग, कोई भी किसी चीज को ट्वीक करना, ये ट्यूनिंग हो रही है इसकी। मैं यहां पे करता हूं 8, 0.87, सिर्फ एक छोटी सी चेंज करने से, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे मैं अगर 3 करूं तो क्या होगा, लेट्स सी। 0.85। लेकिन आपको क्या लगता है, ये 3 करने से 3 के 3 न्यूरॉन एक्टिव हुए हैं या एक ही था? दैट्स द क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट स्टेप, और इंशाल्लाह इसको हम अब करते हैं। तो ये है जनाब आपका न्यूरल नेटवर्क कैसे बनता है, और न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी के साथ आप बना के से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एग्जांपल थी आपकी रिग्रेशन की, ठीक है। वी विल सी दैट अब इसके अंदर ही अगर क्लासिफिकेशन की करनी हो तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको ये कोड भेज रहा हूं अभी, आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है फॉर अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। कोई मुश्किल नहीं है, एक दफा ट्राई करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इसी वजह से मैंने उसको एक ही स्निपेट के अंदर रखा है। आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, टेलीग्राम के ऊपर मैंने भेज दिया हुआ है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप इसको एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के अंदर जो है वो चेंज कीजिएगा। मैंने आपको पहले बोला कि इसकी जो एक्यूरेसी, वैलिडेशन और लॉस, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं। मैंने क्यों नहीं बताई, रीजन ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलना बेहतर होता है। अभी आपको वो ग्राफ दिखाने मैंने स्टार्ट कर दिया, तो जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है कि वैलिडेशन लॉस, ट्रेनिंग टेस्टिंग क्या होती है, ओवरफिटिंग क्या है, अगर ज्यादा बम्प्स आ जाएं तो वो क्या शो करते हैं, प्लेन हो तो क्या शो करता है, तो वो एक टीचिंग मेथड का हिस्सा होते हैं। तो इस वजह से ये मैंने वो नहीं बताया हुआ। ओके। जी आप इस पे काम करें, मुझे बताइएगा जरा। अगर किसी ने चैट जीपीटी से किया किया हुआ तो वो भी पता चल जाना कि ये क्या चल रहा है। चलें, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको क्लासिफिकेशन की देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी बिन 1 hour and 15 minutes। तो यहाँ पे हमने सेम वही चीज़ें लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोडिंग का डेटा, और जो चेंज आई है ना हमारी मेन, वो ये तो हमने इनकोड कर लिया, टिप को बाइनरी वेरिएबल में कर लिया कि जिन्होंने ग्रेटर देन 2 दी है और लेस देन 2 दी है। ये भी एक तरीकाकार होता है सेम वेरिएबल को क्लासिफिकेशन में चेंज करने का। तो मैंने इसको बाइनरी में कर दिया, ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2, ठीक है। तो डीएफ अगर ग्रेटर देन 2 है तो वो ट्रू आ गया होगा, लेस देन 2 है तो वहां पे हमारे पास फॉल्स आ गया होगा। तो इस वजह से y जो है अब 2 क्लासेस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी क्लासेस में, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। सिंपली वही काम है सारा। यहाँ पे इनपुट शेप हमने वैसे ही दी है इनपुट लेयर की, यहाँ पे भी वही कुछ है। एट द एंड टी एफ क्रॉस लेयर्स डेंस करके 1, एंड देन एक्टिवेशन हमने सिग्मोइड कर दी है, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आउटपुट लेयर में ये क्या करता है, बाइनरी आउटपुट आपको देता है, यानी कि जो आपके पास जिस चीज का ज्यादा करंट होगा वो आपको देगा, ठीक है, 0 1 के आउटपुट। एंड दैट्स द थिंग। यहां पे अब आपके पास हमने एडम ऑप्टिमाइजर और लॉस, हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी देख लिया, या हमारा क्लासिफिकेशन को कोई जो और पैरामीटर है मैट्रिक्स, हम उसको देख लेंगे। एक्यूरेसी साथ में हमने सेपरेट देख ली।
तो सेम वही चीज, वही कोड, सिर्फ ये 3 चीजें चेंज हुई हैं। अब आप देखें लॉस एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आपकी जो है यहाँ पे बढ़ती जाएगी और लॉस कम होता जाएगा, अगर आप गौर से देखें। ठीक है, और एक पॉइंट आता है ये दोनों चीजें एक हाथ से बढ़ती नहीं है या डेविएट करती नहीं है, वहीं पे कहीं इर्द गिर्द घूमती रहती है। सो वी नीड टू फाइंड दैट पॉइंट एज वेल, जिसको हम ईपॉक्स का नंबर और डिफरेंट किस्म की न्यूरॉन्स की बेस पे चेक करते हैं। मैं यहाँ पे इसको 5 ईपॉक्स पे रन करता हूँ। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो ये चल वही कुछ रहा है जिस तरीके से हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम चलाते थे, सिर्फ आर्किटेक्चर चेंज हो गया। यहाँ पे हमारे पास डीप लर्निंग का प्रोसेस आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इसे मैं स्टॉप करता हूँ और अपनी रिकॉर्डिंग जो है उसे हम रोकते हैं यहाँ पे।